Hello friends, the world and the nation is facing a big crisis in this phase of coronavirus, corona pandemic, and this crisis is being fought at different fronts, अलग अलग मोर्चों पर। जैसे आप देखिए कि पहला मोर्चा तो हेल्थ का ही है, स्वास्थ्य का है कि जो है बड़ी संख्या में लोग जो है वो संक्रमित हो रहे हैं, पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड इन बिग नंबर। और दूसरी चीज़ ये है कि डेथ्स हो रही है, और फिर ये कि जो मेडिसिन के मोर्चे पर बहुत सारे संकट आ रहे हैं, चैलेंजेस है, बहुत सारे अस्पताल बनाने पड़ रहे हैं, टेस्ट के लिए प्रॉब्लम हो रही है, ये तो हो रहा है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये कि जो है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हो रही है। अलग अलग जगह लोगों को, पेशेंट्स को लाने में, ले आने में, उनको मेंटेन करने में, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में पुलिस को और दूसरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको प्रॉब्लम हो रही है। बट द मेजर प्रॉब्लम जो आज कम दिख रही है, लेकिन आप जो कल जो है, फ्यूचर में जो है वो प्रॉब्लम जो है बड़ी होने वाली है, वो है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो आज हम जो है कोरोना, एक तो औद्योगिक उत्पादन कम है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कम होगा धीरे धीरे, क्योंकि इंडस्ट्रीज विल फेस ए क्राइसिस ऑफ मनी, विल फेस ए क्राइसिस ऑफ कैपिटल। उसके लिए कैपिटल की समस्या होगी, पैसे की समस्या होगी, व्यापार की समस्या होगी। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि लोगों के पास भी पैसा नहीं है, मंदी आएगी, मंदी, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन बिकेगा नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों की परचेसिंग पावर कम है, और परचेसिंग पावर कम होगी क्योंकि लोग इतने दिनों से काम नहीं कर रहे हैं, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो परचेसिंग पावर कम होगी, और परचेसिंग पावर कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उद्योगों का माल बिकेगा नहीं। तो अल्टीमेटली द प्रॉब्लम विल बी फेस्ड बाय द इंडस्ट्रीज। इसको मैं कह रहा हूँ कि ये मंदी है। आप देखिए कि IMF ने 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट दी, उसमें कहा कि 1930 के बाद विश्व जो है सबसे बड़ी मंदी का सामना करने वाला है। 1930 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त मंदी आई थी, रिसेशन आया था, जिसे तीसा की मंदी कहते हैं, रिसेशन ऑफ 30s कहा जाता है। और वो जो मंदी थी, वो जो रिसेशन था, उसके बाद दुनिया सबसे बड़ा रिसेशन का सामना करने वाली है इस कोरोना पेंडेमिक के कारण। ये जो है एक डायरेक्शन है जो दी गई है किसके द्वारा? IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो ये जो क्राइसिस है, इसको देखते हुए सभी देशों ने अपने यहाँ धीरे धीरे कुछ जो है रिजोल्यूशंस, कुछ जो है सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर दिए हैं, कुछ सुधार करना शुरू कर दिए हैं। उसी में हमारे यहाँ जो है 2 दिन पहले जो सुधार किया गया RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक सुधार किया गया कि ये जो है रिवर्स रेपो रेट को कम करेगी। रिवर्स रेपो रेट इसको कम करेगी। RBI विल कट शॉर्ट रिवर्स रेपो, और कट शॉर्ट किया है बाय 0.25%। 0.25% जो है कम किया है रिवर्स रेपो रेट। तो आज हमारा जो लेक्चर का विषय होगा वो यही है कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, और रिवर्स रेपो रेट किस तरह से इस समस्या को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आज हम देखेंगे रिवर्स रेपो रेट और उसका प्रभाव, उसको कम करने का प्रभाव ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस, और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह, और आज हमारा विषय होगा यही रिवर्स रेपो। तो फ्रेंड्स, हम इसमें देखेंगे कि एक तो ये देखेंगे कि रिवर्स रेपो रेट का अर्थ क्या है, ये होता क्या है, और दूसरी चीज़ यह है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हाउ विल इट अफेक्ट द इकोनॉमी। खासतौर पे हाउ विल द रिडक्शन इन रिवर्स रेपो रेट विल अफेक्ट द इकोनॉमी। 2 चीज़ देखेंगे, इसकी मीनिंग और इसका अफेक्ट, इसका प्रभाव, इफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल मामला है और बहुत इकोनॉमी का बहुत पेचीदगी से भरा हुआ मामला है, इसलिए हमको कुछ शुरुआती कुछ चीज़ें ऐसी टर्म समझनी पड़ेगी जो डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं दिख रही है। अगर हम रिवर्स रेपो रेट को बहुत थॉरोली समझना चाहते हैं तो हमको उन चीज़ों को भी समझना होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि RBI जो है ये भारत का सेंट्रल बैंक है। RBI जो है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है फ्रेंड्स।
इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कई प्रकार के कार्य करता है भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत सरकार के लिए। तो भारत सरकार के लिए जो कार्य करता है उसमें से एक कार्य ये भी है कि भारत सरकार को ऋण देता है, लोन प्रोवाइड करता है सरकार की अलग अलग योजनाओं के लिए, कार्यक्रमों के लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लोन टू द गवर्नमेंट, एक और काम ये करता है कि ये सरकार के लिए धन उपलब्ध कराता है। इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू द गवर्नमेंट, इट मेक्स एन अरेंजमेंट ऑफ मनी फॉर द गवर्नमेंट। सरकार को धन उपलब्ध कराता है। कैसे? सरकार को धन उपलब्ध कराने के लिए ये जारी करता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल। अब प्रश्न यह है कि ट्रेजरी बिल क्या है? हिंदी में इनको राजकोषीय बिल कहते हैं। राजकोषीय बिल कहते हैं। है क्या? तो ट्रेजरी बिल जो है वो एक प्रकार का बॉन्ड है, इज ए काइंड ऑफ बॉन्ड, ऋणपत्र है। हिंदी में कहें तो ये एक प्रकार का ऋणपत्र है, बॉन्ड है। फिर से बता रहा हूं, सरकार के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए आरबीआई जो भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो जारी करता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या है? ट्रेजरी बिल इज ए काइंड ऑफ बॉन्ड। प्रश्न यह है कि बॉन्ड क्या है? तो बॉन्ड जो है वो एक प्रकार का वित्तीय पत्र है, एक फाइनेंशियल लेटर है विच इज इश्यूड बाय कंपनीज और द गवर्नमेंट टू अरेंज मनी फ्रॉम द पीपल। लोगों से धन इकट्ठा करने के लिए, पूंजी एकत्र करने के लिए कंपनी या सरकार जो है बॉन्ड जारी करती है, जिसमें लोगों को एक गारंटी दी जाती है। लोग मतलब जो पैसा अपना निवेश कर रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, उनको एक गारंटी दी जाती है कि देयर मनी विल बी रिपेड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम and interest will be paid at a certain rate of interest। उनका पैसा जो है एक निश्चित समय अवधि के पश्चात लौटा दिया जाएगा और उस पर एक निश्चित ब्याज दर से ब्याज भी दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देखिए, बॉन्ड जारी करेगी एक कंपनी या सरकार, किस लिए? धन एकत्र करने के लिए। किसे बेचेगी? लोगों को या बैंक्स को, जिनके पास भी पैसा, उनको बेचेगी और उनको एक गारंटी देगी कि भाई ये जो बॉन्ड हम बेच के आपसे पैसा ले रहे हैं, ये पैसा एक निश्चित समय बाद लौटा दिया जाएगा और इस पर एक निश्चित ब्याज दर से ब्याज भी दिया जाएगा। वेदर द कंपनी फेसेस लॉस और प्रॉफिट, उसे ये पैसा देना ही होगा, एक निश्चित समय अवधि बाद देना होगा और ब्याज भी देना ही होगा, रिगार्डलेस द प्रॉफिट एंड लॉस अर्न्ड बाय द कंपनी। कंपनी को, सरकार को घाटा हो, फायदा हो, इससे कोई लेना देना नहीं, ये पैसा उसको एक निश्चित समय बाद मिलेगा ही मिलेगा और उस पर एक निश्चित ब्याज दर से ब्याज भी दिया जाएगा। ये होता है बॉन्ड। तो ट्रेजरी बिल भी एक प्रकार का बॉन्ड है जो सरकार जारी करती, जो आरबीआई जारी करती है। किस लिए? ताकि बैंकों से, लोगों से पैसा इकट्ठा किया जा सके ट्रेजरी बिल बेच के, और दैट मनी कैन बी गिवन टू द गवर्नमेंट। सरकार को धन उपलब्ध कराने के लिए ट्रेजरी बिल आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। तो जब ट्रेजरी बिल आरबीआई जारी करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जब ये कह रहा है कि इस पर एक निश्चित ब्याज दर से ब्याज दिया जाएगा, तो ब्याज कितना होगा? ध्यान रखना, ये जो ट्रेजरी बिल है, जनरली दीज आर नॉट परचेस्ड बाय द कॉमन पीपल। आम लोग नहीं खरीदते, बल्कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं खरीदती है। इट इज परचेस्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। इंश्योरेंस कंपनी है, मनी मैनेजर्स है, ये लोग खरीदते हैं, बड़े मनी लेंडर्स है, वो लोग खरीदते हैं। तो वो खरीदेंगे ट्रेजरी बिल। तो जब ट्रेजरी बिल खरीदेंगे तो आरबीआई उनको ब्याज देगा, और जब ब्याज देगा तो उस ब्याज की कोई दर होगी। देयर मस्ट बी ए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच द इंटरेस्ट इज बीइंग पेड। तो जिस ब्याज दर पर ब्याज देगी आरबीआई उनको, अपने इन्वेस्टर्स को जिन्होंने ट्रेजरी बिल खरीदा है, उस ब्याज की दर को ही कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अपने ट्रेजरी बिल पर बैंक्स को ब्याज देती है। कब? जब बैंक अपना पैसा जमा करते हैं, कहां पर? आरबीआई के पास। तो जब बैंक जमा करेंगे पैसा आरबीआई के पास, आरबीआई उनको ये पैसा एक निश्चित समय बाद लौटा देगी और इस पर एक निश्चित ब्याज दर से ब्याज भी देगी। तो ये जिस ब्याज दर पर ये ब्याज दिया जाता है, उसी ब्याज दर को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई पेज इंटरेस्ट टू द बैंक्स ऑन देयर ट्रेजरी बिल्स। तो ये रिवर्स रेपो रेट है, ये इसका अर्थ है।
आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। एक बार फाइनली और बता रहा हूँ, रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर आरबीआई जो है अपने ट्रेजरी बिल पर अपने निवेशकों को यानी बैंक्स को ब्याज देती है। तो ये रिवर्स रेपो रेट है। प्रश्न ये है कि इसका इफेक्ट क्या है। देखिए, इफेक्ट का ये मामला है कि अभी समस्या क्या है। समस्या मैंने शुरू में बताई, उद्योग समस्या का सामना करेंगे या कर रहे हैं या आप करेंगे। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही उद्योगों को चिंता होगी अपने उद्योग शुरू करने की, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होगा क्योंकि उनकी पूरी जो रेगुलर इनकम थी वो बंद हो गई, उनके पास पूंजी नहीं होगी। और दूसरी समस्या जो होगी, मंदी होगी, क्योंकि उद्योगों का माल बिकेगा नहीं। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर कम है। क्यों परचेसिंग पावर है? क्योंकि परचेसिंग पावर कम है क्योंकि लोगों के पास पैसे ही कम है, क्योंकि लोगों की आय कई दिनों से बंद है, लोगों को कई दिनों से सैलरी नहीं मिल रही, लोगों की कई दिनों से दुकानें नहीं खुली, तो लोगों की आय कम है, तो उनकी परचेसिंग पावर कम है। परचेसिंग पावर कम है तो लोगों का माल नहीं बिकेगा, उद्योगों का माल नहीं बिकेगा, और उद्योगों का माल नहीं बिकेगा तो रिसेशन आएगी, मंदी आएगी। ये समस्या है। इस समस्या को सॉल्व करने में आरबीआई ने जो ये रिवर्स रेपो रेट में कमी की है, ये किस प्रकार से प्रभाव डालेगी, ये हमको समझना है। तो आप देखिए कि रिवर्स रेपो रेट आरबीआई ने घटाया है, यानी आरबीआई अब बैंकों को कम ब्याज देगी। यदि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ट्रेजरी बिल खरीद के अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं कुछ समय के लिए, तो आरबीआई जो ब्याज देगी उस ब्याज की दर कम हो गई। यानी अब बैंक अगर आरबीआई के पास पैसा जमा करेंगे तो बैंकों को ब्याज कम मिलेगा, बैंकों को ब्याज कम मिलेगा। बैंक्स विल गेट लोअर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटिंग देयर मनी टू आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स। तो अब आप देखिए कि बैंकों का काम क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट एंड व्हाट इज द रूट बिजनेस ऑफ ए बैंक। तो बैंक का जो बेसिक बिजनेस है वो तो यही है कि वो लोगों को ऋण देता है और ब्याज कमाता है। तो अगर आरबीआई ज्यादा ब्याज देगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बैंक अपना पैसा ट्रेजरी बिल खरीद के आरबीआई को दे देंगे ताकि उससे ब्याज ले लें। लेकिन यहां तो आरबीआई ने ब्याज दर घटा दी है, यानी अब आरबीआई से कम ब्याज मिलेगा। अब आरबीआई से कम ब्याज मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि बैंक अपना पैसा अब आरबीआई को नहीं देंगे, क्योंकि वहां ब्याज दर कम हो गई, क्योंकि वहां ब्याज कम मिलेगा। तो बैंकों को अपना पैसा कहीं ना कहीं तो देना है ना। तो इंस्टीड ऑफ गिविंग देयर लोन टू आरबीआई, अब ये बैंक किसको ऋण देंगे? लोगों को ऋण देंगे, उद्योगों को ऋण देंगे। लोगों के लिए तरह तरह के जो पर्सनल लोन है, व्हीकल लोन्स है, होम लोन्स है, उसकी ब्याज दर कम हो जाएगी, उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी। इसको इकोनॉमी की भाषा में कहते हैं कि साख का प्रसार हो जाएगा। देयर विल बी एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट। एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट होगा तो क्या फायदा होगा? देखिए, जब ये ब्याज दर कम होगी तो बैंक अपना ऋण आरबीआई को देने की बजाय किसे देंगे? लोगों को देंगे, उद्योगों को देंगे। तो एक तो उद्योगों के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ जाएगी क्योंकि उद्योगों के लिए ऋण बढ़ जाएगा, तो उद्योगों के लिए चालू होना, फिर से स्टार्ट होना, फिर से गति पकड़ना आसान हो जाएगा, बिकॉज दे विल बी अवेल्ड विद इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फर्स्ट। दूसरी चीज आप देखिए कि इट विल इंक्रीज द परचेसिंग पावर ऑफ पीपल ऑल्सो। लोगों की क्रय शक्ति को भी बढ़ाएगा क्योंकि उनके पास ऋण की उपलब्धता बढ़ गई, उनके लिए साख का प्रसार हो गया है। तो ऋण की उपलब्धता जब बढ़ जाएगी तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, और लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो वो जल्दी से बाजार जाएंगे, चीजें खरीदेंगे तो उद्योगों का उत्पादन बड़ी सरलता से क्या हो जाएगा? बिकने लगेगा, जो देश में मंदी को क्या करेगा? समाप्त करेगा। मंदी की आशंका को समाप्त करेगा जो आईएमएफ ने जो है प्रकट की है कि मंदी होने वाली है। तो दो तरफा हेल्प करेगा, एक उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध कराएगा, दूसरा तरफ आम लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा जिससे मंदी का सामना किया जा सकता है। तो यह प्रभाव होगा आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो रेट में कमी किए जाने का। तो दो धारी तलवार मैंने बताया कि ये कमी, और ये निश्चित रूप से आरबीआई को नहीं, इकोनॉमिक्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है फ्रेंड्स। तो मैंने दो चीज़ों की चर्चा की आज, एक तो इसका अर्थ क्या है रिवर्स रेपो रेट का, और दूसरा रिवर्स रेपो रेट में जो कमी की गई है उसका क्या प्रभाव होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का छोटा सा एक विषय था, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बेल नोटिफिकेशन दबाइए सो दैट यू कैन गेट दीज वीडियोज़ रेगुलरली, नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोज़ रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।